नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है, वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 11 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 12वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईपी पावलाव साहब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग अपने साथ पेपर और पेन लेकर के बैठिए, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। बात करें दोस्तों आईपी पावलाव साहब के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था। तो इनके पूरे नाम की अगर विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि इनका पूरा नाम जो है वो इवान पेट्रोविच पावलाव था। तो ये चीजें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखनी है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछ लिया जाता है। अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो आपको उत्तर में ये सही कर देना है। इन्होंने दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, यानी कि थांडाइक साहब के बाद जो सीखने के नियम थे उसको आईपी पावलाव साहब ने बताया था कि कभी कभी इसका पेपर में आपको अलग से नाम भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत को भी हम परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये चारों नाम अगर आपसे पूछ ले तो आपको बिल्कुल उत्तर में चीजें यही मान करके सही करनी है कि ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पावलाव साहब ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कभी-कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पावलाव साहब ने किस पर प्रयोग किया था। तो ये एक कुत्ते पर प्रयोग किए थे, कैसे प्रयोग किए थे, इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात करें थोड़ा सा सबसे पहले पावलाव साहब के बारे में, तो देख सकते हैं कि इवान पेट्रोविच पावलाव साहब एक रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, जिनको 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया पर शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यानी कि दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि ये किस पर प्रयोग किए थे, तो ये पाचन क्रिया के शोध पर बिल्कुल प्रयोग किए थे। तो यहाँ पर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यानी कि मान लीजिए आपके सामने हम कोई भी स्वाभाविक उद्दीपन जो है वो प्रस्तुत करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप उसके प्रति जो है वो अनुक्रिया करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी वस्तु को छू रहे हैं और वह वस्तु बहुत ही गर्म है, तो जैसे ही आप क्रिया करेंगे उसको छूने का, वैसे ही आप तुरंत उस पर से हाथ हटा लेंगे, आप अनुक्रिया करेंगे। यानी कि दोस्तों मनोविज्ञान में अनुक्रिया का मतलब जो होता है वो क्रिया से होता है, यानी कि आप क्रिया के बदले तुरंत जो है वो आप प्रतिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि आप क्रिया के बदले अगर प्रतिक्रिया करते हैं तो यही आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि गर्म बर्तन को छूते ही हाथ का खींच लेना तथा भूखा होने पर भोजन देख करके मुंह में लार का आना, अच्छा ऐसी ही अन्य क्रियाओं के उदाहरण जो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया है कि आप क्रिया के प्रति अगर अनुक्रिया करते हैं तो यही चीज़ें आपको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में देखने को मिल जाती है। अब इनके प्रयोग की हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि पावलाव साहब ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हो गया। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम जो है वो घंटी कर रही है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। यानी कि दोस्तों इनके प्रयोग से आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि आप किसी को क्रिया के बदले अनुक्रिया करा सकते हैं। यानी कि इन्होंने कुत्ते पर अपना ये प्रयोग किया कि कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने खाना देना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये कुत्ते को खाना देने से पहले जो है वो घंटी को बजा देते थे, उसके बाद खाना को प्रस्तुत करते थे। तो कुत्ता जो है धीरे धीरे समझ गया था कि जब घंटी बजेगी तो हमको खाना मिल जाएगा। तो वो कुछ दिन के बाद जो है जब वो घंटी बजा देते थे तभी उसको लार टपकना शुरू हो जाता था, क्योंकि उसको अब ये चीज़ें बिल्कुल पता हो गई थी कि आपको अब हमको क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना है। यानी कि अब घंटी बज गई है तो हमें भोजन मिल जाएगा, क्योंकि कुत्ता जो है भूखा भी है और भोजन के इंतजार में है, तो इसलिए वो क्रिया के प्रति अनुक्रिया कर देता है। अब यहाँ पर आप इनके जो कंडीशनल स्टेज हैं और अनकंडीशनल स्टेज है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इन्होंने घंटी को बजाया, उसके बाद खाना को प्रस्तुत किया। और तीसरे नंबर पर इन्होंने जो है वो घंटी के साथ भोजन को दिया, यानी कि पहले घंटी बजाया उसके बाद इन्होंने भोजन दिया। और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने घंटी को सिर्फ बजाया तो कुत्ते को लार आना शुरू हो गए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भोजन को देखते ही कुत्ते के लार आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इन्होंने जब घंटी बजाया तो कुत्ते को लार नहीं आया। लेकिन आप तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कि जब ये घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन देते हैं तो कुत्ते को लार आना
शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि जब ये क्रियाएँ 4-5 दिन लगातार ये करते गए, तो सिर्फ़ घंटी की आवाज़ पर ही कुत्ते को लार आना शुरू हो गया, क्योंकि ये समझ गया था कि अब घंटी के बाद हमको भोजन मिलने वाला है। अब दोस्तों इन्होंने जो अपने कंडीशनल क्लासिकल स्टेज है उसके बारे में भी कुछ बताया है, तो उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, तो नंबर 1 पर आपका ये देख सकते हैं कि इनका आ जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी कि जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस की प्रतिक्रिया सीख लेता है, तो वह उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है, जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए 4-5 प्रकार की घंटी को रख लीजिए, और आप सेम 4 प्रकार की घंटी पर कुत्ते को भोजन मत दीजिए, और जो एक अलग प्रकार की घंटी है उसके उसके बजाने के बाद आप कुत्ते को भोजन दीजिए। तो कुछ दिन बाद कुत्ता ये भी सीख जाएगा कि हमको इन 4 घंटियों की आवाज़ पर भोजन नहीं मिलने वाला है, और जो ये 5वें नंबर की घंटी बजी है, यानी कि आप उस घंटी को तीसरे नंबर, दूसरे नंबर या फिर किसी नंबर पर कर सकते हैं। कुत्ता केवल उसकी आवाज़ को पहचानेगा कि इस आवाज़ की घंटी पर ही हमको भोजन मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आप इस पॉइंट के अंदर देख सकते हैं कि आप बच्चों के अंदर ये भी सुधार ले आ सकते हैं कि आप उसे चीज़ों को वैसे ही सिखा सकते हैं जैसे आप उसे पहले सिखाए हैं, यानी कि उसके प्रति आप जैसी क्रिया करेंगे वो आपके प्रति वैसी क्रिया करेगा। वहीं पर दोस्तों इन्होंने विलोपन को भी बताया है, यानी कि दोस्तों ये सारी चीज़ें बिल्कुल विलुप्त भी हो सकती हैं। बात करें इसकी अगर विस्तार से, तो कैसे ये विलुप्त होती है, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें, तो कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना न दिया जाए, तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आप ये मान लीजिए कि अगर आप कुत्ते के सामने घंटी बजाते हैं और खाना को प्रस्तुत करते हैं, तो उसे लार आना तो स्वाभाविक है। लेकिन आप ये क्रियाएँ अगर मान लीजिए 4-5 दिन कर देते हैं, और उसे घंटी बजाने के बाद भी भोजन नहीं देते हैं, तो वो 4-5 दिन के बाद ये समझ जाएगा कि अब ये घंटी सिर्फ़ वैसे ही बज रही है, अब यहाँ पर आपको खाना मिलने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं 4-5 दिन के बाद जो है वो लार टपकाना बिल्कुल बंद कर देगा, और ये समझ जाएगा कि अब घंटी बजाने के बाद उसे खाना नहीं मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उसके अंदर विलुप्त हो जाएँगी, यानी कि वो विलोपन को प्राप्त कर लेगा। वो समझ जाएगा कि अब घंटी बजाने के बाद हमको खाना मिलने वाला नहीं है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर विभेद पर बात करें, तो देख सकते हैं कि इसमें व्यक्ति जो है वो वर्जिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या फिर अंतर करना शुरू कर लेता है। जैसे बहुत सारी घंटियाँ बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान लेता है कि किस घंटी की आवाज़ के बाद उसको खाना मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बता ही दिया है कि वो 4-5 घंटियों की आवाज़ के बाद भी अगर आप उसे खाना देते हैं, तो वो उसमें विभेद कर लेता है। यानी कि आप यानी कि अगर इसका हम प्रयोग बच्चों पर करें, तो अगर आप मान लीजिए बच्चों के साथ 4-5 प्रकार की क्रियाएँ करते हैं, और किसी एक क्रिया के बाद उसे रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो उसी क्रिया को पकड़ लेगा कि इसी प्रतिक्रिया पर हमको क्रिया करना है। यानी कि कुत्ता भी जैसे समझ गया था कि हमको इसी घंटी पर हमको भोजन मिलने वाला है, वैसे ही बच्चे भी आपके अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो बच्चे भी समझ जाएँगे कि इसी क्रिया के प्रति हमको क्रिया करना है। ये सारी चीज़ें, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि आप कई सारी वस्तुओं में बिल्कुल विभेद कर सकते हैं कि हमको किस क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना है। मान लीजिए आपके प्रति 5-6 प्रकार की क्रियाएँ की गई, तो आप किसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएँगे, यानी कि उसमें विभेद करना सीख जाएँगे। यानी कि दोस्तों यह प्रयोग यह बताता है कि हम शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा बालकों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और भय आदि मानसिक रोगों को दूर भी कर सकते हैं। तो इन्होंने देख सकते हैं कि अपने प्रयोग से माध्यम से कितनी अच्छी चीज़ें बताई हैं, इसका शिक्षा में बहुत ही उपयोग है। इसीलिए हम पावलव साहब को बहुत ही अच्छे तरीके से मनोविज्ञान के सेक्शन में पढ़ते हैं, और कहीं न कहीं सीटेट एग्ज़ाम में इनसे कई बार आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।